हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी वेयर वी लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डिमांड। ये डिमांड क्या होता है? तो अगर मान लेते हैं मुझे आईफोन चाहिए और मैं घर वालों से बोलता हूं कि मुझे वो आईफोन दिलवा दीजिए, तो मैंने करी डिमांड, मगर पटाख से एक पड़ा, मैंने बोला नहीं 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 ये नहीं चाहिए। तो अब ये डिमांड होता क्या है? जिन भी चीजों की आपको जरूरत है और जो आपकी नीड्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, उन सारी कमोडिटीज को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। बट क्या हर चीज जो हम लोग मांगना चाहते हैं वो हर चीज डिमांड में आएगी? क्या इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में भी डिमांड वही होता है जो डे टू डे लैंग्वेज में होता है? तो आज हम लोग इन्हीं सब चीजों को समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ चैप्टर एंड विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3, डिमांड। तो डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो हमारी इच्छाएं, डिजायर्स जो कंप्लीट कर दे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिमांड। बट ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई, ठीक है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड मीन डिजायर फॉर अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की इच्छा रखना, और वो कमोडिटी कुछ भी हो सकती है। ये देखिए भैया, लाल लाल हो रही है क्या, फरारी। तो अब हमारी डिमांड क्या है भाई, फरारी की है। चलिए, तो अगर ये कमोडिटी डिजायर कंप्लीट कर देती है तो फरारी हमारे लिए क्या हो गई भाई, डिमांड हो गई। ओके, बट इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? द वर्ड डिमांड डील्स विद 5 वैल्यूएबल आइटम। ये 5 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तब जाके हम लोग इकोनॉमिक्स में उसको क्या कह सकते हैं, डिमांड कह सकते हैं। अदरवाइज हम लोग उसको डिमांड नहीं कहेंगे। अब ये 5 मेन पिलर्स क्या है, तो उसको याद करने के लिए हम लोगों ने क्या करा है, उसको याद करने के लिए 5 वर्ड्स पिक करे हैं जिसका नाम है ड्वाफ्ट। क्या है भाई? ड्वाफ्ट, ठीक है। डी फॉर डिजायर ऑफ अ कमोडिटी, ए फॉर एबिलिटी, डब्ल्यू फॉर विलिंगनेस, P for at a particular price and T for at a particular time। अगर ये 5 चीजें आपको याद हो गई है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिमांड क्या होती है। ओके, सबसे पहले हम लोग D for desire से स्टार्ट करते हैं। Desire for a commodity means desire is the emotion of longing or hoping for a person, object or outcome। तो ये डिजायर क्या होता है? किसी भी पर्सन की जो पूरी की पूरी जो भी इच्छाएं हैं वो कंप्लीट कर दे, वो कमोडिटी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, डिजायर। दूसरा बोलता है एबिलिटी टू बाय इट, क्या उसको खरीदने की ताकत है? पैसा खूब सारा रखा हुआ है मगर वो चाहता है कि और कुछ खरीद लो, तो उसी की अगर चाहत है, फरारी खरीदने की अगर चाहत है, तो उसके लिए अगर उसके पास पैसा होगा तभी वो दिमाग में उसको खरीदने का सोचेगा। ये हो गई उसकी एबिलिटी। अब एबिलिटी तो है, सोच तो लिया उसने, क्या उसके लिए पैसा देने को तैयार है? वो पैसा देने को हम लोग कहते हैं यहाँ विलिंगनेस टू पे फॉर इट। क्या करना है उसको? विलिंगनेस टू पे फॉर इट। पैसा देने की ताकत होनी चाहिए, पैसा होने से कुछ नहीं होता। जैसे हम लोग बोलते हैं कि गरीबों की हमेशा सेवा करनी चाहिए, बट अगर आप खाना खा रहे हो, कोई गरीब आ जाए तो उसको बोलेगा चलो भगो यहाँ से, ऐसा नहीं होता। अब बोला तो बहुत बड़ी बड़ी बात, मगर करने पे आ गए तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं चल पाएगा भाई। इसीलिए यहां बात कर रही है विलिंगनेस की। होना और पैसा दे पाने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। फोर्थ पिलर जो है वो बोलता है एट द गिवन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, क्या उतने ही प्राइस पे बात हुई है? कि ऐसा नहीं है कि वहां गए और वहां पे बोल रहे हैं कि भैया एक काम करो 20,000 रुपए कम कर दो। मान लेते हैं कि ये 1 करोड़ की गाड़ी है और उसमें बोल रहे 20,000 कम कर दो। वो सामने वाला बोलेगा यार क्या बोलूं अब आपको भी, है ना। तो वो बोलेगा कि जितना प्राइस है क्या उतना प्राइस आप देने को तैयार है। एंड द लास्ट वन इज, ये हो जाएगा यहाँ पे कि समय जो है वो अच्छा है या बुरा है। समय का मतलब कि आप आज डील कर लें और पता चला 10 साल बाद लें, ऐसा नहीं होगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वो चीज परचेज करनी पड़ेगी। तो ये डिमांड मेनली 5 पिलर्स पे डिपेंड करता है जिसका नाम है ड्वाफ्ट। क्या याद करना है हम लोगों को भाई? ड्वाफ्ट। अगर ये ड्वाफ्ट हो गया तो हम लोग क्या कर पाएंगे? फरारी की सवारी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड क्या हो जाएगी भाई? फुलफिल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब ये जो डिमांड है, हम लोगों को एग्जाम में क्या लिख के आना है इसकी भी तो हम लोग बात कर लें। बोलता है इन इकोनॉमिक्स द टर्म डिमांड मींस द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी।
मतलब आप जो भी चीज खरीद रहे हैं उसकी कितनी आपको क्या मिलने वाली है, क्वांटिटी मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग तो इसकी बात करें, ऑफ अ कमोडिटी दैट इज डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, कितनी क्वांटिटी मिलने वाली है उस कंज्यूमर को, तभी तो उसकी डिमांड फुलफिल होगी। अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड विलिंगनेस, उसकी एबिलिटी और विलिंगनेस के हिसाब से, मतलब उसकी जो काबिलियत है और वो जो करना चाहता है उसके हिसाब से उसको वो चीज मिलनी चाहिए। टू पे एट द गिवन प्राइस इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये पूरी की पूरी क्या हो गई, इसकी मीनिंग की बात हो गई और यही एग्जाम में हम लोग को लिख के आना है। अब डिमांड तो हो गई, अगर मैं अकेला डिमांड करूं तो भाई ये हो गई इंडिविजुअल डिमांड, बट मेरे सारे दोस्त मिलके बोले वाह भाई ये सारी चीजें हम लोग सब मिलके खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी डिमांड को कहा जाता है मार्केट डिमांड। जब एक पर्सन करे दैट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड, बट एक से ज्यादा करे दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड। तो हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिमांड की। ये देखिए, अगर ये अकेला बंदा इस चीज की डिमांड करता है कोल्ड ड्रिंक की, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। बट अगर मान लेते हैं ये सारे लोग मिलके बात करते हैं कि हमें इंटरनेट चलाना है, हमें कोई गूगल पे बहुत अच्छा गेम डाउनलोड करना है, तो सब मिलके काम कर रहे हैं उस पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, मार्केट डिमांड बोलेंगे भाई। क्या तो हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे कि जो डिमांड है वो दो टाइप की होती है। पहली तो होती है इंडिविजुअल डिमांड, जब हम लोग किसी को भी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, वो डिमांड को हम लोग बोलते होंगे इंडिविजुअल डिमांड। और वो डिमांड जिसमें एक से ज्यादा लोग आ जाए, मतलब पूरा मार्केट मांगने लगे कुछ चीजें, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मार्केट डिमांड। तो अब हम लोग ब्रीफली समझते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, स्केड्यूल कैसे बनाना है और उसका डायग्राम कैसे बनाना है, और हमें रिलेशन बताना है कि प्राइस और क्वांटिटी में इसका कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड। इट रेफर्स टू द डिमांड, एक ऐसी डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी की बात हो रही है भाई, और कितने लोग मांगेंगे, तो एक कमोडिटी को एक इंसान मांगेगा जो कि उसकी क्या करे, नीड्स या डिजायर को फुलफिल करे। ओके, बाय एन इंडिविजुअल इन द मार्केट, उस पूरे मार्केट में जाए और वो एक बंदा एक चीज को अगर वो परचेज करके लाता है तो दैट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, अब इंडिविजुअल डिमांड के स्केड्यूल से हम लोग समझते हैं कि ये कैसे प्रैक्टिकली वर्क करेगा। तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में हमें लिखना क्या है, इट इज अ लिस्ट विच रिप्रेजेंट्स अबाउट हाउ मच क्वांटिटी, मतलब क्वेश्चन मार्क आ गया, कितनी क्वांटिटी of demand is demanded by an individual at various possible prices। तो हमें पता है मार्केट में कोई भी चीज जो रहती है वो प्राइस और क्वांटिटी के हिसाब से चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल के प्राइस की हम लोग बात करते हैं तो 108 रुपीज लीटर है। अगर मान लेते हैं हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स की, मान लेते हैं 450 रुपीज पर केजी है। मतलब यहाँ दो चीजों की बात हो रही है, एक तो बात हो रही है प्राइस की और दूसरी किसकी बात हो रही है यहाँ पे, क्वांटिटी की। तो यहाँ पे भी मार्केट में वो जो बंदा गया है वो चीजें खरीदने वाला है, मगर एट पर्टिकुलर प्राइस और एट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, मतलब इतनी क्वांटिटी इतने प्राइस में वो खरीद के लाने वाला है। मार्केट पहुंच गया भैया, चंटू बंटू जा रहा है कहाँ पे, मार्केट में। चलिए, तो प्राइस ऑफ अ गुड्स की बात करते हैं हम लोग। तो ये 5 रुपीज में कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है भाई, 50। मान लेते हैं ये 50 क्या है, केजी, और ये जो है ये क्या है, 5 रुपीज। अब मान लेते हैं कि इसका रेट बढ़ जाता है, ये 10 रुपीज की हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब मान लेते हैं कि पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्राइस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ये 5 से 10 होता है, ऑटोमेटिकली ये 50 से क्या हो जाता है, 30। आगे बढ़ते हैं, फिर और 5 रुपीज बढ़ जाता है, फिर देखिए डिमांड क्या हो जाती है इसकी थोड़ी सी और कम, और रेट बढ़ता है 15 से जाता है 20 पे, तो इसकी और डिमांड क्या हो जाती है, कम। तो हर एक पैटर्न में हमें यह समझ में आ रहा है कि प्राइस तो बढ़ रहा है, बट हर एक केस में डिमांड जो है वो धीरे धीरे करके क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। अब हम लोग इसको स्केड्यूल में समझते हैं। देखिए, अब ये जो एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं y एक्सिस, और ये जो एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं x एक्सिस। क्वांटिटी डिमांड आएगा हमारा x एक्सिस पे, और प्राइस जो है वो कहाँ आएगा, y एक्सिस पे आएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 5 रुपीज में कोई क्वांटिटी 50 देता था हमें, तो 5 रुपीज में क्वांटिटी कितनी दे रहा है भाई, 50। देखिए, तो ये हो गया 5 रुपीज और ये हो गया 50, और मीटिंग पॉइंट ये मान लेते हैं हम लोग इसका A। ठीक है, आगे प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया, कितना रुपए जुड़ गया इसमें भाई, 5 रुपीज और जुड़ गया, कितने रुपए का हो गया, 10 रुपए का। देखिए ये बढ़ गया
5 से कहाँ आ गया 10 रुपीज पे, बट इसके कारण क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो गई भाई 20 kg कम हो गए। फिर प्राइस बढ़ता है 10 से आते हैं हम लोग 15 पे, बट इसके कारण जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाती है यहाँ पे कम। फिर प्राइस बढ़ता है, ये मैक्सिमम प्राइस दिया गया है मार्केट में 20 रुपीज। इस समय पे जो क्वांटिटी डिमांड है उसकी क्या हो गई 10। मतलब धीरे धीरे करके ये समझ में आ गया हमें कि यहाँ पे जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांड है इनका रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, यहां पे बढ़ जाएगी। तो हमें ये रिलेशन को क्या बोलना है, इस रिलेशन को बोलना है इनवर्स रिलेशन या वाइस वर्सा, या बोलना है हमें नेगेटिव रिलेशन। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही कौन से साइड में जा रहे हैं, ये दोनों ही अपोजिट साइड्स में जा रहे हैं। भाई ये याद रखना है हम लोगों को, एग्जाम में हो सकता है ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, अब इंडिविजुअल मतलब अकेले की बात नहीं करेंगे भाई, सिंगल रहना कोई अच्छी बात नहीं है, मार्केट में भी सिंगल रहना कोई अच्छी बात नहीं, कोई कुछ लूट के भाग गया तो। अब हम लोग बात करेंगे मार्केट की, मतलब जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग हो या बहुत सारे लोग हो और वो पर्टिकुलर चीज को क्या खरीदने जाए, खरीद के लेके आ जाए, खरीद के लेके आ जाए, बार 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 बार। मतलब ये अकेला नहीं जा रहा, ये बहुत सारे लोगों को लेके जा रहा है। जब बहुत सारे लोग जाएंगे मार्केट से बहुत सारी चीजें क्या करेंगे, खरीद के लाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, मार्केट डिमांड। एक या एक से ज्यादा परसेंट जब डिमांड करे मार्केट में किसी कमोडिटी की, दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड। The demand of a particular commodity by all the individuals, by all का मतलब सभी को जोड़ दिया गया है यहाँ पे। ओके, तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या कहता है, हाउ मच क्वांटिटी इज डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर का नाम रख दिया हम लोगों ने, मान लेते हैं अखिल, और बी से मान लेते रख दिया बबलू। तो अखिल और बबलू दोनों मिलकर अगर मार्केट में जाते हैं चीजों को खरीदने के लिए, तो क्या कंडीशन बनने वाली है, अलग अलग प्राइस लेवल पे। चलिए, तो अब ये गए भाई मार्केट, और मार्केट में कोई चीज खरीदी इनने 5 रुपीज के हिसाब से। तो जो अखिल है उसने ये चीज खरीदी 50 kg, इसको मैं लिख देता हूं भाई 50 kg, और इसने ये चीज सेम खरीदी 130 kg। दोनों ने मिलके सेम मार्केट से चीजें खरीदी है, और मार्केट में टोटल वो कितनी चीजें खरीद के आते हैं, 180 kg। अप टू सो ऑन, प्राइस बढ़ गया। जैसे प्राइस बढ़ेगा जाहिर सी बात है क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। ये क्या हो गया 30 kg, ये क्या हो गया 120 kg, दोनों को मिला के कितना हो गया 150 kg। बट 150 से ये रेट क्या हो चुका है, गिर चुका है, और प्राइस बढ़ता है 15 हो जाता है। अब इसके कारण और क्या होती है, क्वांटिटी कम होती है। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी कम होती है, और यहाँ पे भी सम टोटल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे और प्राइस बढ़ गया, मतलब ये मैक्सिमम प्राइस है जो कि 20 रुपीज है। ये इसकी मिनिमम क्वांटिटी है, ये हो गई 10 kg, यहाँ हो गई क्या 100 kg। अब इसी में यहाँ देखें हम लोग, ये कितना हो गया 110 kg। मतलब हर एक लेवल पे हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है भाई, प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्वांटिटी जो डिमांड होनी है वो क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। तो इस यहाँ पे हम लोग भी बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो कौन सा है, इनवर्स रिलेशन है। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दोनों को एक साथ हम लोगों को बताना है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं मार्केट डिमांड, नहीं तो ये होता क्या, सिर्फ क्वांटिटी डिमांड। ओके, चलिए, तो मिनिमम प्राइस जब 5 रुपीज था तब मैक्सिमम क्वांटिटी मिलती थी 180। मार्केट में इसका प्राइस बढ़ जाता है, 5 रुपीज से क्या हो जाता है 10 रुपीज हो जाता है, बट इसके कारण क्या हो जाता है, जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाती है। अप टू सो ऑन 15 रुपीज हो जाता है, क्वांटिटी डिमांड 130, 20 रुपीज हो जाता है, क्वांटिटी डिमांड और कम। मतलब ये सबसे मिनिमम क्वांटिटी है और ये सबसे मैक्सिमम प्राइस है। तो हर एक कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट का जो डिमांड का जो कर्व है वो क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइटवर्ड स्लोप हो रहा है। लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, स्लोप हो रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। तो ये हम लोगों ने बात करी अभी किसकी, मार्केट डिमांड की। तो हम लोग इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर खाना खाएंगे तो बॉडी बनेगी और खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी नहीं बनेगी। मतलब खाना खाने से हमारी जो बॉडी है उस पर असर पड़ता है।
उसी तरीके से डिमांड पे जिन चीजों का असर पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे डिटर्मिनेंट्स और फंक्शंस ऑफ डिमांड। अब क्या होते हैं ये, इसको हम लोग समझने वाले हैं। ओके, डिटर्मिनेंट्स और फंक्शंस ऑफ डिमांड क्या होते हैं? दैट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चेंज द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ऐसे कोई भी फैक्टर्स, कुछ भी हो सकता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड आया, तो कोविड आने के कारण हम लोगों को दो तीन चीजें जो है वो पॉजिटिव समझ में आई। क्या समझ में आई? कि हम लोगों को रोज कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। ठीक है, अब फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर पा रहे क्योंकि बाहर निकलेंगे तो पुलिस वाले बहुत मारेंगे, तो घर में ही बैठ के क्या कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, क्या कर लो, भ्रामरी प्राणायाम कर लो। इससे क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन जो लेवल है आपकी बॉडी में बराबर रहेगा। बस यही तो प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन का लेवल गड़बड़ हुआ और एडमिट होना पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है भाई, कोविड में क्या एक हमें लेसन मिला कि हमें फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है, थोड़ा बहुत वर्कआउट करना जरूरी है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हमारी बताएगी। इससे फायदा क्या होगा, हम लोग हेल्दी और वेल्दी दोनों रहेंगे। इसी तरीके से डिमांड में जो भी चीजों का असर पड़ रहा है उसको हम लोग चेक करने वाले हैं, किससे? डिटर्मिनेंट से या तो फंक्शन से। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं इसमें चेंज द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इसके कारण जो डिमांड है उस कमोडिटी की कहां पे चेंज हो जाएगी? मार्केट में। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या है, कितने सारे हैं, हम लोग एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बोलता है यहां पे dx और यहां पे लिखा हुआ है f। इसका मतलब यह है डिमांड ऑफ कमोडिटी x। ये जो डिमांड है कमोडिटी x की वो कितनी है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं dx। क्या बोलना है इसको? डिमांड ऑफ कमोडिटी x। अब ये बोल रहा है कि इस डिमांड जो करने वाले हैं हम कमोडिटी x की, उसमें किन किन चीजों का असर पड़ने वाला है। तो F और हो गया यहाँ पे फंक्शंस, मतलब जिन चीजों का असर पड़ेगा उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने यहाँ पे? फंक्शन। तो ऐसे कितनी चीजें हैं जिस पे डिमांड का फर्क पड़ने वाला भाई? ये पहली Px, दूसरा M, तीसरा T, चौथा PL, फिर ये एक और टी आ रहा है और फिर आ रहा है PR। इसको एब्रीविएट करके समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बोलता है कि यहाँ जो dx है इसका मतलब होता है डिमांड ऑफ गुड x, यहाँ पे जो px है इसका मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड्स x, m का मतलब होता है मनी इनकम। ये मनी इनकम मतलब आपके जेब में जो पैसा रखा हुआ है उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे मनी इनकम। यहाँ पे t का मतलब होता है टाइम। टाइम कभी अच्छा चलता है, टाइम कभी खराब चलता है, बट टाइम चलता तो है भाई। मतलब अब क्या करना पड़ेगा हमें? टाइम से अपने आप को मैच करके चलना पड़ेगा। मतलब सनराइज होगा ये पक्का है, सनसेट होगा ये पक्का है, तो हमें अपना स्केड्यूल भी वैसा बनाना है, जैसे सन अपना काम कर रहा है वैसे भी हमें भी अपना काम करना पड़ेगा। यहां पे F का मतलब है फंक्शनल रिलेशनशिप। मतलब आपके पास जो डेटा है, मान लेते हैं ये और ये, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। यहां पे T का मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्या पसंद है आपको, किस चीज को आप प्रेफर करते हो। ओके, PL का मतलब यहाँ पॉपुलेशन है और यहाँ पे PR का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? वो रिलेटेड गुड्स होते हैं जहां पे एक दूसरे से कुछ कनेक्शन होता है। जैसे टी एंड कॉफी दोनों ही हॉट ड्रिंक्स में आते हैं, कोक और पेप्सी ये दोनों ही कोल्ड ड्रिंक्स में आते हैं, तो ये इन दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन। ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटेड गुड्स। तो अभी हम लोगों ने ये समझा कि यहाँ पे किन चीजों के कारण, ये 6 चीजों के कारण डिमांड में कुछ चेंज होने वाला है। चलिए अब हम लोग एक एक चेंज को बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स की। मान लेते हैं किसी चीज का प्राइस 2011 में फॉर एग्जाम्पल ₹10 था, नेक्स्ट ईयर में प्राइस 2022 में लगभग ये हो जाता है ₹20। तो यहां पे प्राइस में चेंज आया 10 रुपीज का। बट इसी के पैरेलली हम लोग अगर क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं तो वो पहले 50 आइटम्स मांगता था, अब 2022 में सिर्फ वो 20 मांगता है।
तो जैसे जैसे यहां पे प्राइस बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो रही है, यहां पे कम हो रही है। तो पहला रिलेशन क्या बोला कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो रिलेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, इनवर्स नेगेटिव, या क्या और बोल सकते हैं हम लोग भाई, वाइसो वर्सा। ओके, तो क्या बोलता है इसमें, देयर इज अ इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो हमें यह क्लियर हो गया कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में हमेशा रिलेशन कैसा होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। ओके, such that if price of good X rises, अगर गुड X का प्राइस आप बढ़ा रहे हैं ऑटोमेटिकली, then its quantity demand decreases, प्राइस बढ़ाओ क्वांटिटी डिमांड क्या कर दो भाई, कम कर दो। ओके, एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस अगर कम हो जाता है, देन इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। तो हम लोगों ने ये पूरा एक कनेक्शन करके बता दिया किसका, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का। देखिए प्राइस यहां बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, यहां पे कम हो रही है, प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, यहां पे बढ़ रही है। तो पहला फंक्शन, पहला डिटर्मिनेंट अब हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहां रिलेशन जो है वो कौन सा होने वाला है, नेगेटिव रिलेशन होने वाला है। बट हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। ये रिलेशन तो चलता रहेगा नेगेटिव, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए नंबर 2 हम लोग बात करते हैं मनी इनकम। मनी इनकम का मतलब होता है हमारे जेब में जो पैसा रखा हुआ है। हो सकता है किसी के पास बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है किसी के पास बहुत कम होगा। मान लेते बहुत ज्यादा अमीर है तो ऐसा तो नहीं करेगा कि भाई आज जो चपाती है वो गोल्ड की और सिल्वर की बननी चाहिए। हाँ, उसका कंटेंट यूज कर सकता है मगर वो एग्जैक्टली उसको तो नहीं खा सकता। तो मनी इनकम का मतलब वो पैसा जो हम लोग खर्च करना चाहते हैं मार्केट में और उससे कुछ खरीद के लाना चाहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, मनी इनकम। मतलब जेब में जो पैसा रखा है चीजों को खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं मनी इनकम। कैसे डिनोट करना है, तो इसको एम से डिनोट करना है। इफ द मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, अगर मान लेते हैं मनी इनकम उस बंदे की क्या है वो बढ़ जाती है। अब भाई जाहिर सी बात है पैसा ज्यादा आ जाएगा तो क्या होता है, लोग गर्राने लगते मतलब मार्केट में ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, तो जैसे ही मनी इनकम बढ़ती है तो मेंटालिटी क्या कहती है हमारी, कि हम लोग और ज्यादा चीजों को क्या करेंगे, परचेज करेंगे और खरीदने की कोशिश करेंगे। बट मनी इनकम जैसे ही बढ़ा हमारा तो हम लोगों ने क्या करा, ज्यादा खरीदना शुरू करा। तो डिमांड पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, डिमांड पे इसका इंपैक्ट पड़ता है पॉजिटिव, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को अब खरीदने वाले हैं। ओके, तो मनी इनकम बढ़ गई बंदे की, देन द क्वांटिटी परचेज ऑफ गुड एक्स आल्सो इंक्रीजेस। मतलब दोनों में ही रिलेशन कैसा हुआ भाई, पहला पॉजिटिव रिलेशन हुआ। ओके, एज द कंज्यूमर वुड नाउ हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन द गिवन गुड्स। जिस पे पहले वो 10 रुपए खर्च करता था, आज हो सकता है 1000 खर्च कर रहा हो या हो सकता है 10,000 खर्च कर रहा हो। मतलब मनी इनकम बढ़ने से लोगों का खर्चा करने का जो सिस्टम है वो बढ़ जाता है, मतलब वो एक्स्ट्रावेगेंट हो जाता है, फिजूल खर्ची ज्यादा शुरू कर देता है। 1 डीओ रखा है 3 डीओ और ले आया, क्यों, पैसा बहुत सारा है भाई। ठीक है, चलिए बोलता है इफ द मनी इनकम, मतलब अगर ये कंडीशन चेंज हो जाए तो क्या होगा, डिक्रीजेस, देन द डिमांड आल्सो डिक्रीजेस फॉर नॉर्मल गुड्स। अब ये नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं भाई, तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम लोग जनरली लाइफ को सरवाइव करने के लिए परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं मैं शुगर खरीद के लाता हूं, तो शुगर मेरे लिए मान लेते हैं नॉर्मल गुड्स है। तो मान लेते हैं मेरी इनकम बढ़ जाती है, तो शुगर मान लेते हैं पहले मैं 5 kg खरीद रहा था तो बढ़ा के मैं कर सकता हूं 15 kg। क्यों, क्योंकि पहले मैं इतना ही अफोर्ड कर पाता था, बट मनी इनकम बढ़ने के कारण मैं कितना केजी अफोर्ड कर पा रहा हूं, 15 kg अफोर्ड कर पा रहा हूं। इसीलिए मैं क्या करूंगा, ज्यादा खरीदना शुरू कर दूंगा। यहां तक के बातें हमारी जो एकदम क्लियर होनी चाहिए भाई, कि रिलेशन जो है यहां पे मनी इनकम का और डिमांड का कैसा है, पॉजिटिव। बट जैसे ही मनी इनकम कम होगी, जेब में पैसा कम हो जाएगा, वैसे ही आपका जो डिमांड करना है गुड्स को वो क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। तो दोनों ही केस में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। मनी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव, मनी इनकम कम हो रही है तो डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव। मतलब दोनों ही एक साथ कम हो गए या दोनों ही एक साथ बढ़ेंगे। तो रिलेशन कैसा हो गया यहाँ पे,
पॉजिटिव रिलेशन। तो अब हम लोगों ने सेकंड डिटर्मिनेंट पढ़ा, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड डिटर्मिनेंट की, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, अब ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे सैंडविच पसंद है या बर्गर मुझे पसंद है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ये वाली मान लेते हैं L&T शॉप पे जाओ और वहां पे भाई पिज्जा खा के आओ, बर्गर खा के आओ, वो बहुत अच्छी है। तो मैंने क्या दे दिया भैया, उसको रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस दे दिया मतलब वो मुझ पे भरोसा करता है। तो ऐसे ही अगर मान लेते हैं कहीं का टेस्ट अच्छा है और उस जगह को आपने प्रेफरेंस दे दिया, ऑटोमेटिकली वहां पे लोग ज्यादा जाने लगेंगे और वहां पे लोग ज्यादा चीजों को खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, बट अगर मान लेते हैं वहां पे कुछ गड़बड़ी हो गई और आपको चीजें पसंद नहीं आई, तो आप क्या करोगे, वहां का बोलोगे टेस्ट हम लोग को अच्छा नहीं लगा और हम लोग उस जगह पे प्रेफर भी नहीं करते कि जाए, हो सकता है वो अनहाइजेनिक प्लेस हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इन दोनों में समझ में क्या आया हमें कि रिलेशन जो है वो दोनों ही जगह क्या है, पॉजिटिव है। मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम हुआ, ऑटोमेटिकली क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो गया, कम हो गया। चलिए अब हम लिखना क्या है ये तो समझ ले। When a consumer prefers good eggs the most, मान लेते हैं उसको गुड एग्स बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, गुड एग्स का मतलब हो सकता है सैंडविच हो, ओके, देन इट्स डिमांड वुड ऑटोमेटिकली इंक्रीज। भाई अच्छा लगता है, ज्यादा खरीदेगा तो लोगों को भी बोलेगा, प्रमोट करेगा। सिमिलरली इफ द प्रेफरेंस इज वेरी लो, अगर उसको मजा नहीं आ रहा खाने में तो वो क्या करेगा, मना कर देगा, बोलेगा मजा नहीं आ रहा यार यहाँ पे, ओके, देन इट्स डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। अब उसका रिलेशन कैसे क्रिएट करना है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर बढ़ा, डिमांड भी बढ़ेगा, रिलेशन पॉजिटिव। टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर कम होगा तो डिमांड भी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। मतलब यहाँ पे भी रिलेशन क्या है, पॉजिटिव। अगर बढ़ेंगे तो दोनों, या नहीं बढ़ेंगे तो दोनों ही एक साथ चलेंगे, मतलब यहां पे गैप नहीं आने वाला है। तो अब हम लोगों ने ये थर्ड डिटर्मिनेंट पढ़ा जिसका नाम था टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ डिटर्मिनेंट के, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन, जो भयंकर बढ़ रही है। मतलब इंडिया अब आ गया सेकंड पोजीशन पे, हो सकता है ज्यादा समय नहीं है, हो सकता है हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, बट इतनी पॉजिटिव अप्रोच है हमारे इंडिया के लोगों की कि भाई इसको भी हम लोग संभाल लेंगे और इसमें भी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आने की ताकत रखते हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ तो रही है, मगर उसी के साथ पैरेलली हमारे यहाँ इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी चीजें भी बढ़ रही है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ती है किसी भी जगह की तो वहां पे क्या होता होगा भाई, तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उस जगह पर्टिकुलर चीजों की डिमांड क्या है वो भी बढ़ती होगी। मतलब यहां पे रिलेशन कैसा हो गया भाई, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। बट इसी के साथ पैरेलली बात करें, उस जगह अगर मान लेते हैं पॉपुलेशन क्या हो जाती, किसी कारण से कम हो जाती है, तो वहां पे जो चीजें बिक रही हैं वो धीरे धीरे करके क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो यहाँ पे दोनों में ही रिलेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है। ये हमें एक टॉपिक और समझ में आ गया कि पॉपुलेशन और क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा होता है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब लिखना क्या है समझे हम लोग, द पॉपुलेशन ऑफ अ लोकेलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटिटी डिमांड। अगर पॉपुलेशन बढ़ी ऑटोमेटिकली वहां डिमांड भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओके, ऑफ अ कमोडिटी। दैट इज इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस देन डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइसो वर्सा। जैसे यहां पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, पॉपुलेशन कम हुई, डिमांड भी कम हो गई। तो हम लोगों ने यहाँ पे फोर्थ डिटर्मिनेंट और फंक्शन की बात करी जिसका नाम था पॉपुलेशन। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ डिटर्मिनेंट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। समय अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, मगर इंसान को क्या होना चाहिए, दोनों ही समय को अच्छे से समझना चाहिए। क्यों, क्योंकि अच्छा होगा तो अच्छे लोग मिलेंगे, बुरा होगा तो भी उसमें से अच्छे लोग मिलेंगे। तो हमारी थिंकिंग हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल। जब ये वर्ड नेगेटिव है मगर हम लोग सोच पॉजिटिव रखते हैं तो ये हो जाता है आई एम पॉसिबल। तो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचे, दूसरों के लिए अच्छा करे। क्यों, क्योंकि देखने वाला कौन है, ऊपर वाला। आप लोग कोई नहीं होते जो जज करें चीजों को, है ना। तो इसी तरीके से हम लोगों ने भी यहाँ पे समय की बात करी। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय अच्छा तो उसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल टाइम। समय अच्छा नहीं है तो क्या बोलेंगे हम लोग, अनफेवरेबल टाइम। तो ऐसे ही मार्केट में भी तो होता होगा कि अगर फेवरेबल टाइम है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा बिकता होगा, बट अगर फेवरेबल टाइम नहीं है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में कम बिकता होगा। तो इसका असर
क्वांटिटी पे भी तो पड़ेगा। चलिए इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी जो मार्केट में डिमांड है, फॉर एग्जांपल ये फैन की है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं फेवरेबल टाइम है, एफटी का मतलब यहाँ फेवरेबल टाइम है, तो यहाँ पे मार्केट में इस फैन की डिमांड बढ़ जाएगी। बट टाइम अनफेवरेबल है, मान लेते हैं विंटर सीजन आ चुका है, तो विंटर सीजन में इसके लिए अनफेवरेबल टाइम है, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल टाइम नहीं है, अनफेवरेबल टाइम है, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। मतलब विंटर में अगर हम लोग बात करें कि कोई एसी परचेज करेगा, तो अपन बोलेंगे नहीं, क्योंकि कौन सा टाइम है इसके लिए, अनफेवरेबल टाइम है। बट यही अगर मार्च की बात करें तो ये एसी भी खरीदेगा और ये फैन भी खरीदेगा, जिसके पास जैसा पैसा होगा उस हिसाब से वो चीजों को खरीदेगा, है ना। चलिए, तो हमें ये समझ में आ गया कि टाइम पीरियड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला फेवरेबल और दूसरा कौन सा होता है, अनफेवरेबल। ओके, टाइम पीरियड को हम लोग अब समझने की कोशिश करें। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट का मतलब वो सारी चीजें जो असर करती है किस पे, डिमांड पे। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है। मैंने अभी कहा कि टाइम को दो पार्ट्स में बांटो, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, ओके, ऑफ डिमांड। इफ देयर इज अ फेवरेबल टाइम पीरियड, अच्छा टाइम चल रहा, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है, गर्राने का नहीं भाई, क्या गर्राना नहीं है, ओके, अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है फॉर अ कमोडिटी, देन इट्स डिमांड वुड ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। मतलब यहां पे क्वांटिटी डिमांड फेवरेबल टाइम में बढ़ेगी, वाइसो वर्सा अनफेवरेबल टाइम में क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए इन एग्जाम्पल की बात करते हैं। इन समर सीजन द डिमांड फॉर एसी, फ्रिज, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि ये हमारी नीड है उस समय की, ओके। वेयर एज इन विंटर सीजन द डिमांड फॉर सच गुड्स इज डिमिनिशेस। तो रिलेशन कैसा हो गया भाई, यहाँ पे रिलेशन हो गया यहाँ पे पॉजिटिव, फेवरेबल में क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, अनफेवरेबल में क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, घटेगी, मतलब कम होगी। ये हम लोगों ने बात करी यहाँ पे किसकी, फिफ्थ डिटर्मिनेंट की, क्या नाम था उसका, टाइम पीरियड, फेवरेबल और अनफेवरेबल। अब हम लोग लास्ट की बात करेंगे। यहाँ पे लास्ट बोलता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स क्या होता है, ये तो रिलेटिव जैसे हो गए, जो कि हमेशा बुराई ढूंढने का काम करते हैं। अच्छा करो तो भी बुराई दिखती है और बुरा करो तो बुराई तो दिखेगी दिखेगी भाई। तो रिलेटेड गुड्स का मतलब भी कुछ ऐसा ही हुआ कि इसके जैसा दिखने वाला। अगर मैं किसी के घर गया, मैंने बोला कि कुछ मिलेगा पीने के लिए, तो उन्होंने कहा हॉट में लोगे कोल्ड में लोगे, मैंने कहा हॉट में ही दे दो। उनने फिर एक ऑप्शन रख दिया, बोले चाय चलेगी या कॉफी चलेगी। तो हॉट ड्रिंक्स में दो टाइप हो गए, एक तो हो गया टी और दूसरा हो गया कॉफी, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए, इसीलिए मैं किस में ले रहा हूं इसको, रिलेटेड गुड्स में। कोल्ड ड्रिंक्स में कोक, पेप्सी, स्प्राइट, माउंटेन ड्यू, कुछ भी ले लो, तो ये सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है ना। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते क्या हैं, ठीक है। इसमें इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो एक तरह की कैटेगरी में आते हो, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब अगर इसको हटा के दूसरा लगा दिया जाए तो इसमें आपको कोई भी चेंज समझ में ना आए, 100% जो है वो रिप्लेसमेंट हो जाए। 100% क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको एक को हटा के दूसरे को अगर लगा देते तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या चेंज हुआ। ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, ये दोनों ही हॉट ड्रिंक्स में आते हैं, इसीलिए इन दोनों को क्या मानते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट गुड्स मानते हैं। पैरेलली जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ये गुड्स को ध्यान से समझिएगा, इसमें एक गुड जो रहेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल गुड मानेंगे और जो दूसरा होगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कप ऑफ कॉफी है, अब उन्होंने बोला सर कॉफी तो बन गई, बट आपको अगर एक्स्ट्रा शुगर लग रही है तो हम लोग शुगर के आपको कुछ पाउच दे देते हैं। उन्होंने बोला कि हम शुगर के पाउच तो दे रहे हैं बट ये चार्जेबल है। मैंने बोला नहीं पीना आपके यहाँ कॉफी, उन्होंने बोला सर नहीं चार्जेबल नहीं है। तो अब शुगर के जो पाउच है वो मेरे लिए यहाँ पे क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, और यहाँ प्रिंसिपल गुड क्या हो गया भाई, मान लेते हैं कप ऑफ कॉफी जो है मेरे लिए क्या बन गया, यहाँ पे प्रिंसिपल गुड बन गया। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड में हम लोगों ने एग्जांपल लिया, मान लेते हैं पेन और मान लेते हैं रिफिल।
पेन मान लेते हैं 25 रुपीज का है और रिफिल मान लेते हैं 5 रुपीज के, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 30। मगर यहाँ पेन कैसे बिहेव कर रहा है, एज प्रिंसिपल गुड बिहेव कर रहा है, और जो ये रिफिल है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरह बिहेव कर रही है। तो हमें समझ में आ गया कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, जो दोनों एक साथ मिलके ही चलेंगे, अलग अलग हुए तो ये काम नहीं करेंगे। इसमें हम लोग एग्जाम्पल और ले सकते हैं, एक तो कार प्लस पेट्रोल, तो कार अपने आप में क्या हो गई यहाँ पे प्रिंसिपल गुड, और पेट्रोल क्या हो गया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब काम तो चल रहा है ना दोनों से, तो ये हो गए हमारे क्या सारे टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बोला कि ये जो 5 डिटर्मिनेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 डिटर्मिनेंट्स तो नहीं, हम लोग 6 को इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब ये 6 अगर याद नहीं है तो हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, हमारे हाथ से चला जाएगा। इसीलिए हमें ये 6 जो है उन सबको याद रखना है। जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ गुड्स, जो भी एक्स वाई जेड जो लेना है, अपना नाम लिखना है वहां लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं पॉपुलेशन, फिर ले लेते हैं मनी इनकम, फिर ले लेते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिर ले लेते हैं टाइम पीरियड, और फिर आखिरी में आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो हमें याद रखना है भाई, चाय की कॉफी दोनों ही हॉट ड्रिंक्स है, कि पेन की रिफिल दोनों ही क्या है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो हम लोगों को ये सब चीजें क्या करनी है, ध्यान रखनी है जब हम लोग बात करेंगे किसकी, डिमांड में चेंज होता है किसके कारण, डिटर्मिनेंट्स के कारण, और उस डिटर्मिनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, फंक्शंस कहते हैं। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि यहाँ पे जो गुड्स है वो यहाँ पे 2 टाइप के हैं, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो डिटर्मिनेंट्स थे, काय के, फंक्शंस ऑफ डिमांड के। अब हम लोग इसको डीपली समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो मैंने कहा था कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे वो हमेशा किसी भी गुड्स को क्या कर सकते होंगे, 100% रिप्लेस कर सकते होंगे। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें या हम लोग यहाँ पे हॉट ड्रिंक्स की बात करें। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में लिखना क्या है, हम लोग इसकी बात करें, इट इज अ टाइप ऑफ गुड, एक ऐसा टाइप का गुड विच कैन बी यूज्ड बाय अल्टरिंग, चेंजिंग, कितना परसेंट चेंजिंग बोल रहे हैं आप, 100% चेंजिंग बोल रहे हैं, अदर टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिए ये सारी के सारी टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक है, आप इसमें से किसी को भी क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं और ड्रिंक कर सकते हैं। ये सारी की सारी किसका एग्जाम्पल है भाई, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल है। ओके, एग्जाम्पल में हम लोगों ने मान लेते हैं हॉट ड्रिंक्स में ले लिया टी और कॉफी। ध्यान से समझिएगा, अगर मान लेते हैं इस जगह पे प्राइस ऑफ टी बढ़ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका फायदा कॉफी को बहुत ज्यादा होने वाला है। कैसे, ध्यान सुनिएगा, अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ता है इस समय पे, जो कॉफी का प्राइस है वो क्या होता है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि टी का प्राइस बढ़ने के कारण जो डिमांड है टी की वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, और कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो हमें रिलेशन क्या याद रखना है कि प्राइस टी का बढ़ा, उसके कारण जो सब्स्टिट्यूट गुड्स था उसका प्राइस हो गया कांस्टेंट, बट डिमांड की अगर हम लोग बात करें तो डिमांड जो टी की थी वो हो जाएगी कम, और जो कॉफी की है वो क्या है, बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो ये बिल्कुल याद रखना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कंडीशन बन रही है इसमें, इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, अगर टी के जो प्राइस है उसको क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, विदाउट चेंजिंग द प्राइस ऑफ द कॉफी, मतलब प्राइस जो है कॉफी का वो क्या रख रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट, देन द क्वांटिटी डिमांडेड कॉफी विल इंक्रीजेस, जो ये है डिमांड ऑफ कॉफी वो क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी पहले से। ओके, एज मोर एंड मोर कंज्यूमर प्रेफर्स कॉफी, क्यों, क्योंकि भाई प्राइस तो उतना ही देना पड़ रहा है मगर टी में ज्यादा देना पड़ रहा था, तो इसलिए लोग कहां स्विच करने लग जाएंगे, अब कॉफी को पीने में स्विच कर जाएंगे। ओके, कॉफी इन प्लेस ऑफ टी जस्ट बिकॉज द टी इज मच कॉस्टलियर देन अर्लियर। भैया ठंडी का सीजन है, कॉफी कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो अब सब किस पे स्विच कर रहे हैं, टी पे। टी महंगी हुई, फायदा किसको हो गया, कॉफी बनाने वाले को हो गया। तो यहां हम लोगों ने रिलेशन समझ लिया कि टी और कॉफी में किस तरीके का होगा। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड्स होते हैं जो साथ में चलते हैं, अगर ये साथ में ना रहे तो ये काम नहीं चल पाएगा। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझते हैं हम लोग। व्हेन 2 और मोर गुड्स आर साइमल्टेनियसली नीडेड टू सेटिस्फाई द वांट्स, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही गुड हो, 2 से ज्यादा गुड्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। नीडेड टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, बट ऐसा गुड लेना जो कि कंज्यूमर का क्या कर सके, वांट्स या जो डिजायर है वो क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, देन दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये हो गई हमारी इसकी मीनिंग कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता क्या है। अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे।
पेन और रिफिल का। यहाँ पे ये जो पेन है इसको मैं कौन सा गुड मान रहा हूं भाई, प्रिंसिपल गुड मान रहा हूं। कौन सा गुड मान रहा हूं भाई, प्रिंसिपल गुड मान रहा हूं, ठीक है। और जो रिफिल है उसको क्या मान रहा हूं यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड मान रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब मतलब इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो ही काम चल पाएगा, अदरवाइज काम नहीं चल पाएगा। बट रिफिल पेन को क्या कर रही है, यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। ओके, तो पेन और रिफिल एग्जांपल ले लिया। इसी तरीके से हम लोगों ने मिल्क और शुगर ले लिया टी बनाने के लिए। ओके, इफ द प्राइस ऑफ रिफिल इंक्रीजेस, अगर मान लेते रिफिल का प्राइस अगर बढ़ जाता है, देन द डिमांड ऑफ पेन डिक्रीजेस ड्यू टू साइमल्टेनियसली यूज ऑफ बोथ द गुड्स। अब समझने की हम लोग कोशिश करें यहाँ पे, देखिए अगर मान लेते हैं प्राइस ऑफ रिफिल बढ़ जाता है, प्राइस ऑफ रिफिल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रिफिल जो है अपने आप में कौन सा गुड है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। ओके, अब इस समय पे प्राइस ऑफ पेन भी क्या हो जाएगा, इसके कारण बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा भाई, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि रिफिल जितने भी रुपए का था, मान लेते हैं 15 रुपीज का था, इसमें 5 रुपीज बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली पेन के प्राइस में भी 5 रुपीज क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। मान लेते हैं पेन 40 रुपीज का था, अब कितने का हो गया भाई, 45 का हो गया। तो रिफिल का प्राइस बढ़ने के कारण ऑटोमेटिकली टोटल कॉस्ट ऑफ द पेन इज इंक्रीजिंग, बढ़ जाएगा ये यहाँ पे। ओके, तो देखिए रिफिल का प्राइस बढ़ा, पेन का प्राइस बढ़ा, बट अगर हम देखें तो रिफिल का प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड जो है रिफिल की वो क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे कम हो जाएगी। और इसी तरीके से पेन की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों ही पहले से क्या हो गए हैं, महंगे पड़ गए हैं या पड़ रहे हैं हम लोगों को। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड में कॉम्प्लीमेंट्री गुड का रेट बढ़ाने के कारण प्रिंसिपल गुड्स की भी क्या हो जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, बट डिमांड दोनों की क्या हो जाती है यहाँ पे भाई, कम हो जाती है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो ये देखिए दोनों ऊपर, ये दोनों नीचे। अब दोनों ऊपर मतलब ये इसके लिए क्या हो गया, पॉजिटिव, दोनों नीचे मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इनके बीच में रिलेशन कैसा रहेगा बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि डिमांड जो है पर्टिकुलरली एक लॉ पे काम करता है। अब ये लॉ का मतलब क्या होगा, तो जब भी हम लोग लॉ की बात करेंगे तो इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लॉ का मीनिंग पहला, दूसरा उसका स्केड्यूल, तीसरा उसका डायग्राम, और उसमें लगने वाली जो चीज़ें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एजम्पशन। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है तो आपका लॉ कंप्लीट नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं 10 पार्ले जी खाने के बाद कोई और 10 पार्ले जी ऑफर करे और फिर और 10 पार्ले जी ऑफर करे, तो इसमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है हर लेवल पे कम होता चला जाएगा। पी फॉर पार्ले जी की बात कर रहे हैं हम लोग, जी फॉर मतलब होता है जीनियस। तो अब यहाँ पे यूटिल्स की बात करें तो मान लेते हैं पहले जो पैकेट में हम लोगों ने पार्ले जी इनटेक करे उसमें मिल गए हम लोगों को मान लेते हैं 100 यूटिल्स। सेम कमोडिटी है, सेम प्राइस पे करना है, तो अब आप बोर हो जाओगे, तो आप बोलोगे यार नहीं चलो ये मिल रहा है खा लेते हैं, ठीक है, बट जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो थोड़ा सा कम मिलेगा। तो ये कितना हो गया, 70 यूटिल्स। इस पे आते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 30 यूटिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली जब आप इनटेक करेंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली होने लगेगा कम। यहाँ तक के बात समझ में आ चुकी होगी। ओके, तो ये बोलता है लॉ ऑफ डिमांड में कि किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से किसी चीज़ का अगर प्राइस कम होता है ऑटोमेटिकली उस चीज़ की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। इन रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन, वाइसो वर्सा रिलेशन, या हम लोग बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें ये समझ में आ गया कि क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि लिखना क्या है इसमें हम लोगों को। ओके, विथ कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट की बात कर रहा है, मतलब तो किस चीज को ले, तो यहां पे हम लोगों को ये याद था कि डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ, सबसे पहले हम लोगों ने लिया था प्राइस, इसके अलावा हम लोग बात करें तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टाइम की बात कर ली थी हम लोगों ने, पॉपुलेशन की बात कर ली थी हम लोगों ने, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने मान लिए डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। तो इन सब डिटर्मिनेंट्स को क्या मान लीजिए आप, कांस्टेंट मान लीजिए, और किसको कंसीडर करिए, सिर्फ प्राइस को और डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स को, ठीक है। तो ये अदर थिंग्स मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या होती है। ओके, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अदर थिंग्स को अगर आप कांस्टेंट रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया प्राइस, यहाँ लिया मैंने क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ पे ले लिया मान लेते हैं अदर थिंग्स। तो अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखना भाई, पहली कंडीशन। मान लेते हैं प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम होगी।
प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी। इस भी केस में क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड जो रहेगी वो बढ़ जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा, बट अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, बोलता है कमोडिटी इंक्रीजेस देन इट्स डिमांड विल डिक्रीजेस एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, ये रिलेशन हो गया हमारा नेगेटिव रिलेशन। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है किसी भी चीज को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करने पे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद फॉल इन प्राइस एंड डिक्रीज विद द राइज इन प्राइस कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो ये कंक्लूड कर लिया हम लोगों ने, जब भी प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। बट लॉ में जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है एजम्पशंस। ये वो चीजें हैं जिससे लॉ ऑफ डिमांड प्रूफ होता है। जैसे पहला एजम्पशन बोलता है मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर मस्ट बी कांस्टेंट। वो जितना भी पैसा कमा रहा है इस कैलकुलेशन में उसकी मनी इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर अप डाउन होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि ज्यादा पैसा आएगा तो वो डिमांड क्या करेगा, ज्यादा करेगा, बट हो सकता है इतना पैसा आ जाए कि उसका सेविंग नेचर हो जाए। तो इसीलिए जब आप लॉ ऑफ डिमांड निकालेंगे तो मनी इनकम आपकी क्या होनी चाहिए, उस जगह पे पर्टिकुलरली कांस्टेंट होनी चाहिए। दूसरा बोलता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड बी द सेम। पहले जो उस चीज को प्रायोरिटी देता था आज भी उस चीज को उतनी ही प्रायोरिटी देगा, तब जाके आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरा बोलता है जो पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर एरिया की, उस लोकेलिटी की, वो क्या होनी चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वो कांस्टेंट है तो कैलकुलेशन हमारा करना बड़ा आसान हो जाएगा। पता चल रहा है उस जगह गए, पहले वहां 1 करोड़ पॉपुलेशन थी, बट जैसे ही हम लोग नेक्स्ट टाइम गए 2 महीने बाद तो हो सकता है वहां पे 10 लाख लोग, 5 लाख लोग और बढ़ जाते हैं। तो कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा, बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है यहाँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मस्ट बी द सेम, और बोल रहा है जो भी रिलेटेड गुड्स है, जैसे हम लोगों ने बात करी रिलेटेड गुड्स में कौन कौन से, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये कुछ हमारे एजम्पशंस है जिसके बेसिस पे हम लोग को क्या याद करना रहेगा कि जो एजम्पशन बताएंगे वो ऐसे होने चाहिए जो लॉ ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने में मदद करे। पता चल रहा है ऐसे एजम्पशन दे दिए जो कैलकुलेट करने में मदद ही नहीं कर रहे, तो ऐसे एजम्पशन हमारे किसी भी काम के नहीं है। तो 4 चीजें क्या हो गई, मनी इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें आगे बात करेंगे हम लोग कि इसको स्केड्यूल में कैसे लगाना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो स्केड्यूल बनाया हम लोगों ने, किसी भी चीज का पहले जो प्राइस था वो कितना था, 5 रुपीज, और इसकी डिमांड कितनी थी, 80। क्या भैया क्वांटिटी है तो क्या लिख दे इसके आगे, केजी, और ये प्राइस है तो आगे लगा देते हैं इंडियन नेशनल रुपी का सिंबल। ओके, 5 से ये बढ़ जाता है 10 रुपए हो जाता है, क्वांटिटी डिमांड जो है क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। फिर प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, कम, प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, कम। तो ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है भाई, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, और हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ओके, जब सबसे लीस्ट प्राइस था, सबसे कम प्राइस था, तब सबसे ज्यादा लोग इसको क्या करते थे, परचेज करते थे। बट जैसे इसका प्राइस 5 से कहाँ हो जाता है, 10 हो जाता है, ऑटोमेटिकली इसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए 50 हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 10 से 15 जैसे ही होता है वैसे ही इसका और क्वांटिटी डिमांड कम होता है, सबसे मैक्सिमम 20 रुपीज हो जाता है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। देखिए तो ये डिमांड कर्व जो है फिर से स्लोप हो रहा है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, और ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये 4 चीजों की मदद से हम लोग समझ जाएंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अब ये डिमांड कर्व जो है ये प्रूफ करता है कि आपका क्या चेंजेस हो रहा है। जो भी आपने डायग्राम बनाया वो डिमांड कर्व के थ्रू बना है। ओके, क्या होता है डिमांड का हम समझे, इस डायग्राम में क्या बताया गया एंड स्केड्यूल में क्या बताया गया कि यहाँ पे रिलेशन जो है वो नेगेटिव है। किसका रिलेशन नेगेटिव है भाई, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन नेगेटिव है, जो कि 5 रुपए पे कितना दे रहा था भाई, मान लेते 80 किलो दे रहा था, बट जैसे जैसे आपके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी डिमांड जो है वो क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। इसीलिए बोलता है कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होगा, कहां से, लेफ्ट से राइट। ये देखिए, ये मान लेते हैं लेफ्ट और ये मान लेते हैं राइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेफ्ट से राइट डिमांड कर्व क्यों स्लोप डाउनवर्ड होता है, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। तो ये डिमांड कर्व हमें समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं
रिलेशनशिप बिटवीन द मनी इनकम एंड द डिमांड, कि मनी इनकम के बढ़ने के कारण या मनी इनकम के कम होने के कारण डिमांड पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो मनी इनकम तो हम लोगों को पता है, क्या जो भी हमारे जेब में पैसा रखा होता है खर्चा करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे मनी इनकम कहते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी वी मस्ट हैव टू एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ गुड्स। तो हमारे पास जो पैसा रखा हुआ इस हिसाब से हम लोग मार्केट में जाके दो टाइप से गुड्स खरीदते हैं, पहला नॉर्मल गुड्स और दूसरा खरीदते हैं इन्फीरियर गुड्स। अब ये नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, जनरली लाइफ में जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है लाइफ की सर्वाइवल के लिए, उन सबको हम लोग नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में लेते हैं। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जनरली स्थिति काल परिस्थिति के हिसाब से लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पुअर पर्सन है, पुअर पर्सन व्हीट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, ज्वार खरीदेगा, बाजरा खरीदेगा, ठीक है, तो ये वो खरीदेगा। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये मेनली क्या करती है, उसको स्ट्रेंथ देती है, ठीक है ना। तो इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से काम कर रहे हो, और नॉर्मल गुड्स वो जो आपको लगता है कि हाँ लेने ही चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। और इन्फीरियर गुड्स वो जो किसी कंडीशंस के कारण आप आज खरीद रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि नॉर्मल गुड्स को लिखना क्या है नॉर्मल गुड्स। ओके, बोलता है दे आर सच गुड्स विच हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी इनकम एंड क्वांटिटी परचेज। इफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ अ गुड आल्सो इंक्रीजेस। ऐसे गुड्स जो डे टू डे लाइफ में काम आते हैं, बट इंसान की जैसे ही मनी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो क्या करने लगता है, इन चीजों को ज्यादा खरीदने लगता है। दैट इज नोन एज, क्या कहलाएंगे भाई, नॉर्मल गुड्स। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि नॉर्मल गुड्स जो है वो होते क्या है, ठीक है। अब हम लोग इसको डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो पहली कंडीशन में मैंने कहा कि मनी इनकम मान लेते हैं किसी की 1000 थी पुरानी, ठीक है, और उसकी बढ़ के जो मनी इनकम है वो 10,000 हो जाती है। तो इसका इंपैक्ट नॉर्मल गुड्स पे क्या पड़ने वाला है। तो ये मान लेते हैं कि ये 1000 में अगर 100 केजी खरीदते थे, तो ये 10,000 में मान लेते हैं कि ये 5,500 कुछ केजी खरीदने लगे, ठीक है, 5,500 केजी खरीदने लगे। तो इनने क्या करा, जैसे ही इनकम बढ़ी इनकी, वैसे ही इनने क्या कर दिया, डिमांड को बढ़ा दिया। ओके, तो पहली कंडीशन क्या बोलता है, द डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स शिफ्ट पैरेलल टुवर्ड्स राइट। कहां से, डी से कहां पहुंच जाता है, डी डैश और डी डैश। ओके, तो यहां पे हम लोग को समझ में आ रहा है कि डी टू डी डैश जो है, तो यहां पे हम लोग समझ चुके हैं कि जो मनी इनकम है और जो डिमांड है उस कमोडिटी की, उन दोनों का रिलेशन कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है। ओके, अब हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो प्राइस जो हो गया वो हमारा हो गया वाई एक्सिस पे, जो क्वांटिटी डिमांड हो गई वो हमारी एक्स एक्सिस पे। पहले नॉर्मल कंडीशन में ये डिमांड कर्व हुआ करता था, बट धीरे धीरे करके जैसे ही आपकी मनी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप किस तरफ शिफ्ट करने लग जाते हो भाई, राइटवर्ड शिफ्ट। तो इसके कारण डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट होता है भाई, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। किस केस में बात कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल गुड्स की केस में बात कर रहे हैं, जब आपकी मनी इनकम बढ़ गई, वाइस वर्सा। बट आपकी अगर मान लेते हैं मनी इनकम कम हो गई, तब क्या करोगे आप, तो क्या बोलते हैं इसमें, द डिमांड कर्व शिफ्ट पैरेलल टू लेफ्ट बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। भाई डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड क्या कर जाएगा, स्विच कर जाएगा, जब क्या हो जाएगी, मनी इनकम आपकी कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी डिमांड हो गई। नॉर्मल कंडीशन में ये डिमांड कर्व आपकी हुआ करती थी, आज ये शिफ्ट होकर किस तरफ आ गई है, लेफ्टवर्ड आ गई है। तो हमें यहाँ पे रिलेशन जो है वो क्या समझ में आ रहा है कि इनका रिलेशन भी जो है वो पॉजिटिव है, मनी इनकम भी कम हो रही है और डिमांड भी कम हो रहा है। तो नॉर्मल गुड्स में अगर हम लोग रिलेशन की बात करें, मनी इनकम और क्वांटिटी डिमांड की, तो दोनों ही जो रिलेशन है वो कैसे है, पॉजिटिव रिलेटेड है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। मैंने आपसे कहा था कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से जो गुड्स खरीदे जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग इंफीरियर गुड्स। कोई इंसान अमीर था,
बहुत अच्छा खाना वाना खाता था, बट एकदम से मान लेते गरीब हो गया, तो उसको वो गुड्स भी खाने पड़ेंगे जो आज तक के उसने खरीदे भी नहीं है और सोचे भी नहीं होंगे कि ये हम लोगों को कभी खाना पड़ेगा, बट कंडीशंस है, कभी कभी चेंज हो जाती है। ओके, तो इंफीरियर गुड्स क्या बताता है या लो क्वालिटी गुड्स क्या बताता है? देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन मनी इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। मनी इनकम और इंफीरियर गुड्स का रिलेशन जो है जस्ट उल्टा चलता है। मतलब कैसा चलता है भाई? नेगेटिव चलता है। इफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस देन इट्स क्वांटिटी परचेज डिक्रीजेस। जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो इंफीरियर गुड्स को लेना क्या करेगा? कम कर देगा। ठीक है, इंफीरियर गुड्स में मैं एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ज्वार का। ठीक है, decreases as the consumer will now shift to the superior quality goods। अगर उसके पास अच्छा खासा पैसा आने लग जाएगा तो वो ज्वार ना खरीद के वो कहां स्विच करेगा भाई? वीट पे स्विच करना शुरू कर देगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि लो क्वालिटी गुड्स क्या होते हैं और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। अब हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे कि इनमें जो रिलेशन है वो किस तरीके से बनता है। तो अपन लोगों ने एग्जाम्पल में क्या ले लिया भैया? ज्वार ले लिया है। ओके, the demand for inferior goods decreases because of increase in the income of consumer। inferior goods की उसने डिमांड कम कर दी, क्यों? क्योंकि उसकी इनकम क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। so the demand curve shift parallel towards left d to d dash d dash। ठीक है, अब यहां देखिए, अगर उसकी मनी इनकम बढ़ी तो उसका जो शिफ्ट है डिमांड कर्व का वो किस तरफ आ चुका है? लेफ्ट साइड आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहां उसकी मनी इनकम बढ़ गई तो उसने क्या करा? इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर दिया। मतलब जो ज्वार ये खरीदता था उसको खरीदना बंद कर दिया या कम कर दिया और वो अब स्विच करना चाहता है यहां पे वीट पे। और वीट जो है वो सुपीरियर गुड में आता है, इंफीरियर गुड्स पे नहीं आता है। अब हम लोग बात करें कि अगर उसकी मनी इनकम घट गई तो मनी इनकम घट गई तो क्या करेगा? वो अब इंफीरियर गुड्स या जो लो क्वालिटी गुड्स है उसको ज्यादा खरीदना शुरू कर देगा, जिसके कारण ये जो इसका शिफ्ट है वो किस तरफ हो जाएगा? यहाँ पे राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। द डिमांड कर्व ऑफ इंफीरियर गुड्स शिफ्ट पैरेलल टुवर्ड्स राइट एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस। अब वो वापस किस पे स्विच करने लग गया है भाई? लो क्वालिटी गुड्स पे स्विच करने लग गया है, या तो किस पे करने लग गया है? इंफीरियर गुड्स पे करने लग गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझा कि हमारे इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं और सुपीरियर गुड्स क्या होते हैं, तो हम लोगों को समझ में आ गया, और नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। तो ये सब में मनी इनकम का हम लोगों ने इंपैक्ट समझा। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। ठीक है, और इसको रिलेट कर देते हैं हम लोग डिमांड से। अब ये रिलेटेड गुड्स मैंने आपको बताया कि दो टाइप के होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम लोग इसको डिमांड के साथ रिलेट करने की कोशिश करने वाले हैं। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए भाई, ये सब चीजें एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। आपको जो भी लगता है आप यहाँ पे इसको परचेज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड देखिए, ये अगर मान लेते हैं आप ये चिप्स परचेज कर रहे हैं, ये वाले बहुत अच्छे चिप्स है, तो इसके साथ ये सॉस या मेयोनीज क्या करते हैं? आपको सर्व कर देते हैं। तो ये हो गए कौन से गुड्स? आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड। बट हम लोगों को क्या करना है भाई? यहाँ पे रिलेशन बताना है भाई, किसका? ये गुड्स का, जो कि कौन से गुड्स है? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। किसके साथ बताना है? डिमांड के साथ बताना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में आप किसी भी चीज का कितना परसेंट? 100% रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी। अब इंपैक्ट हम लोग समझे इसका कि टी और कॉफी या क्लोजअप और पेप्सोडेंट में सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं टी एंड कॉफी का, ये ज्यादा बेहतर है, याद भी रहेगा। ओके, ध्यान से समझिएगा इसको, डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पहले जो कंडीशन है उस समय प्राइस और क्वांटिटी ये हुआ करती थी और ये वाला पॉइंट था काय का? डिमांड कर्व का। बट क्या हुआ यहां पे? इस पर्सन ने क्या करा? जो टी की प्राइस थी उसको बढ़ा दिया। अब यहां पे जो डिमांड है टी की वो क्या हो गई? कम हो गई। इसका असर क्या हुआ? तो जो प्राइस था किसका? कॉफी का, वो रहा कांस्टेंट, बट डिमांड जो है कॉफी की वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो देखिए जैसे ही ये प्राइस बढ़ाता है, किसका प्राइस बढ़ाया भैया इसने? टी का। तो इसके कारण इसकी क्वांटिटी डिमांड जो मार्केट में थी वो क्या हो गई? यहाँ पे कम हो गई। तो ये रिलेशन हमें याद रखना है कि टी का प्राइस बढ़ गया, बट प्राइस जो है कॉफी का वो कांस्टेंट रहा, बट डिमांड जो है वो कम हो गई। किसकी?
टी की, और जो डिमांड थी कॉफी की वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई पहले से। अब हम लोग बात करते हैं कॉफी पे क्या असर पड़ा। तो कॉफी की क्या बढ़ गई भैया, डिमांड तो बढ़ गई मगर प्राइस क्या रहा उस जगह पे, हमेशा कांस्टेंट रहा। तो ये हम लोगों ने इंपैक्ट देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स का। चलिए आगे हम लोग इसमें बात करेंगे भाई कि जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जो कि क्या कहते हैं एक के साथ कुछ फ्री मिल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जिसमें हम लोगों ने दो गुड्स की बात करी थी। पहला हो गया प्रिंसिपल गुड और दूसरा कौन सा हो गया यहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो रिफिल जो है हो गई कॉम्प्लीमेंट्री गुड और जो पेन है वो क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल गुड। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड को समझते हैं होता क्या है। दे आर दोज गुड्स विच आर रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली, मतलब अगर दोनों ही साथ में होंगे तो काम कर पाएंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। जैसे कार और पेट्रोल, टूथपेस्ट और टूथब्रश, ओके, टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, दोनों मिलेंगे तो मजा आ जाएगा भाई। चलिए फॉर एग्जांपल रिफिल एंड पेन एक्सेट्रा। बट यहाँ रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, बिटवीन प्राइस एंड द वन एंड इट्स रिलेटेड गुड्स। तो जो भी अलग अलग गुड्स है उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ये रिफिल है, ठीक है, और रिफिल का प्राइस बढ़ जाता है, रिफिल का प्राइस बढ़ने के कारण जो रिफिल की क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे पहले देखिए पेन का भी अगर इस पे इम्पैक्ट देखे तो पेन की भी डिमांड पहले से क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। तो क्या करना है हम लोगों को, ये बोलता है कि अगर मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ रिफिल को अगर मैं बढ़ा देता हूं, किसको बढ़ा देता हूं, प्राइस ऑफ रिफिल को मैं क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, और प्राइस ऑफ पेन को क्या कर देता हूं, इस जगह पे कांस्टेंट कर देता हूं। इसके कारण डिमांड ऑफ रिफिल गिरेगी, बट इसके साथ में जो प्रिंसिपल गुड है उसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पे गिर जाएगी। रोकना मतलब यहाँ पे भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड में कंफ्यूजन बहुत सारा है, इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि रोकना। ठीक है, अब रोकना क्यों है भाई, क्यों, क्योंकि ये रिफिल है और ये क्या है भाई, पेन है। पेन और रिफिल साथ साथ में चलेंगे, अलग अलग नहीं चल सकते, नहीं चल सकते ना, पक्का है ना भाई। इसीलिए ये दोनों को मिलाएंगे तभी तो कस्टमर की क्या होगी, नीड्स जो है वो फुलफिल होगी। तो रिलेशन हमेशा हमें याद रखना है यहाँ पे कि अगर जो पेन है और ये जो रिफिल है, अगर पेन की जगह रिफिल का प्राइस बढ़ाना है, क्योंकि रिफिल अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री गुड है और पेन जो है वो अपने आप में प्रिंसिपल गुड है, तो अगर रिफिल का प्राइस बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली पेन का प्राइस भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण डिमांड तो गिरी रही है रिफिल की, क्योंकि इसका आपने प्राइस बढ़ाया, और यहाँ पे जो डिमांड है किसकी, पेन की, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो हमेशा क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहिए, सचेत रहिए भाई कि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि डिमांड जो है वो हमेशा इनवर्स रिलेशन, वाइस वर्सा या नेगेटिव रिलेशन पे बात करता है। बट कभी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि भाई प्राइस भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है चीज़ों की। तो इस तरीके के जो कंडीशंस आती है उसको हम लोग कहते हैं गिवन गुड्स, मतलब ये जितना महंगे होंगे उतना ज़्यादा डिमांड में आएंगे और जितने सस्ते हो जाएंगे उतना ज़्यादा डिमांड से हटते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको इन्वेंट करने वाला पर्सन, इसको डिस्कवर करने वाला पर्सन कौन है, तो ये पर्सन है भैया, ये क्या नाम है इनका, सर रॉबर्ट गिफन। ये कहते हैं कि ये एक्सेप्शन है किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। जहां आप नेगेटिव रिलेशन की बात करते हैं, यहां पे रिलेशन जो है पॉजिटिव होता है, किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। चलिए ध्यान देते हैं, तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि जो लॉ ऑफ डिमांड आपने बताया और जो यहाँ पे एक्सेप्शन है उसमें क्या अंतर है। तो वहां पे जो है नेगेटिव रिलेशन था और यहाँ पे जो रिलेशन है वो कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है। द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय सर रॉबर्ट गिफन। हो सकता है ये एमसीक्यू में पूछा जाए, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। एंड हेंस नोन एज द गिफन पैराडॉक्स और रॉन्ग सॉल्यूशन। रॉन्ग सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड की क्या कर रहा है, ये अपोजिट बात कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं,
रॉन्ग सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, बट यहाँ पे हम लोग इसको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन को ये वाली गाड़ी खरीदनी है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, बट किसी ने कहा कि ये सर 75 लाख रुपीस की है। मैंने कहा बढ़िया, अच्छी बात है भाई, खरीद लेंगे अपन कल जाके। बट जैसे ही उसका मार्केट रेट पता करा तो वो दिवाली के पहले कितने की हो चुकी थी भाई, 80 लाख की हो चुकी थी। और उन्होंने कहा कि भैया ये गाड़ी तब मिलेगी आपको जब आप बुकिंग करोगे, और बुकिंग अमाउंट 5 लाख रुपए। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है, अमाउंट एकदम से इन लोगों ने बढ़ा दिया। तो ये बोल रहा है कि सर ये जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, इसीलिए अगर आप पैसा देंगे तो ये मिलेगी, अन्यथा आपको ये गाड़ी नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे अब देखिए कि नॉर्मल कंडीशन में इस गाड़ी की प्राइस और इस गाड़ी की क्वांटिटी ये हुआ करती थी, बट आज इसका प्राइस बढ़ा और डिमांड भी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब प्राइस पहले इतना था, प्राइस मान लेते हैं इतना हो गया, क्वांटिटी पहले इतनी थी और अब क्वांटिटी जो है वो इतनी हो गई। मतलब ये दोनों ही चीजें क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव, जो कि एक्सेप्शन है काय का, लॉ ऑफ डिमांड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है वो कहाँ कहाँ पड़ता है, या हम लोग इसको बोलते हैं कॉजेज ऑफ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्या कारण है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के। सबसे पहले बोलता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब कि आप ध्यान ही नहीं दो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, अगर मान लेते हैं जो शक्कर है, शुगर है, उसका रेट 45 रुपीज़ पर केजी से 48 रुपीज़ पर केजी हो जाता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलेगा चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अपन इतना कमाते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा कर लेंगे। बट एक गरीब आदमी जो दिन भर में कुल मिला के 100 रुपए कमाता है, उसके लिए ये 3 रुपए का राइज भी बहुत बड़ा राइज होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई जो है वो बहुत ही कम है। तो जो रिच क्लास रहती है वो जो इन्फ्लेशन होता है उसको कुछ भी नहीं मानती, क्योंकि उनको लोग कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, देयर आर फ्यू कंज्यूमर्स हु आर इग्नोरेंट अबाउट द मार्केट कंडीशन ऑफ द चेंज इन प्राइस। क्योंकि इतना पैसा रहता है तो उनको टेंशन ही नहीं रहती, अगर प्राइस बढ़ भी गया तो हमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। सो फॉर सच कंज्यूमर लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। तो ऐसे लोगों पे जो लॉ ऑफ डिमांड है वो तो एप्लीकेबल होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें मुकेश अंबानी जी की, ठीक है, डज नॉट डिक्रीज हिज डिमांड ऑफ राइस ड्यू टू राइज इन द प्राइस, सो फॉर सच कंज्यूमर्स लॉ फेल्स। मतलब अगर मान लेते हैं चावल जो खाने का है उसमें 10 रुपए बढ़ भी जाते तो मुकेश अंबानी जी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा आ रहा है कि उनका जो घर है वही तो 2700 करोड़ का है, 8000 करोड़ का, 80,000 करोड़ का, अब पता नहीं कितने का। मतलब घर इतने का है तो उनके पास और कितना पैसा रखा होगा, आप ये सोचिए। तो 4 रुपए अगर रेट बढ़ गया, 400 रुपए भी रेट बढ़ गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लॉ ऑफ एक्सेप्शन ऑफ डिमांड में पहला जो कारण है वो कौन सा है? इग्नोरेंस है। दूसरा क्या है? वॉर एंड इमरजेंसी। जब भी लड़ाई होती है तो हम लोग सबसे पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर वो जितनी भी चीजें हम लोग पूरी लगा देंगे ताकि हम लोग वो जो वॉर है उसको जीत जाए, तो इतनी ताकत हम लोग लगा देते हैं। इस कंडीशन में डिमांड का जो रिलेशन है उसको हम लोग हटा देते हैं। मतलब प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, ये वाला रिलेशन हटा देते हैं। प्राइस बढ़ा हुआ है तो भी हम लोग क्या करेंगे, वो वॉर को जीतने में पूरा पूरा पैसा लगा देंगे। तो दूसरा जो कंडीशन की हम लोग बात करने वाले हैं वो है वॉर एंड इमरजेंसी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स आर लिमिटेड है, मगर फिर भी हम लोग उसमें खुश है और इतना लगाने को तैयार भी है। द कंज्यूमर हु फियर शॉर्टेज ऑफ गुड्स इज रेडी टू परचेज इट एट एनी प्राइस। क्यों? क्योंकि आज हो सकता है मिल जाए मगर कल ना मिल पाए, तो इस टाइम पे हम लोग जो उसके प्राइजेस है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। एंड हैज डिमांड इंक्रीजेस एंड लॉ फेल्स। और जो लॉ ऑफ डिमांड था उसका ये क्या बन गया, अब एक्सेप्शन बन गया। ठीक, चलिए, तो ये जो वॉर की कंडीशन है इसमें हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट बोलता है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का मतलब वो सारी चीजें जिसके बिना आपकी लाइफ सर्वाइव हो ही नहीं सकती। जैसे नॉर्मल ऑक्सीजन की हम लोग बात करें तो हमें ऑक्सीजन की वैल्यू समझ में नहीं आती, बट हॉस्पिटल में जो बंदा एडमिट है, पेशेंट है, उससे पूछिए उस ऑक्सीजन सिलेंडर की वैल्यू। एक एक सेकंड जो है वो उसका उस ऑक्सीजन सिलेंडर पे डिपेंड है, तो वो उसको सबसे ज्यादा क्या करेगा, प्रायोरिटी देगा। तो यहाँ पे भी जो लॉ ऑफ डिमांड है ये यहाँ पे काम नहीं करता। ओके, देयर आर सम गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जिसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, सच एज
food, clothes, shelter, etc. In case of such goods, price and quantity demand are not negatively related. तो यहाँ पे price और quantity demand क्या होते हैं, हमेशा positively related होते हैं. ये रोटी कपड़ा मकान और health facilities, मतलब हम लोग बात करें यहाँ पे दवाइयों की, तो उसको हम लोगों को लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बिना काम यहाँ पे नहीं चल पाएगा. चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं, ऐसे भी कुछ गुड्स होते हैं जो कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स, या तो बोलते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. उसको पहनने के बाद बिल्कुल मजा आ जाएगा. जैसे मान लेते हैं 100 लोगों की भीड़ में आपके पास आईफोन है और उसकी रिंगटोन बज जाती है, तो वो 100 लोगों में आपका अलग ही सिस्टम बन जाएगा. अरे भाई क्या बात है, आईफोन है बंदे के पास, अरे बाप रे क्या भयंकर, मतलब आपकी इमेज अलग हो जाएगी लोगों के दिमाग में. ऐसी ज्वेलरी का होता है, ज्वेलरी पहन ली तो आपको ऐसा लगता है कि यार हम सबसे अलग दिख रहे हैं. तो यूनिक दिखने के लिए जो ऐसे गुड्स होते हैं वहां आपको ज्यादा पे करना पड़ता है. दैट गुड आर नोन एज प्रेस्टिजियस गुड्स. समझते हैं इसको. There are some goods which are demanded just because of its prestigious values. वो जनरली चीजों से क्या होता है, बहुत महंगा होता है. Such as diamond, ठीक है, इसके एक्सकवेशन में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए क्या होता है भाई, महंगा होता है. If price of diamond increases, then its demand does not shortfall. मतलब उसकी डिमांड कभी कम होनी ही नहीं है. कितना भी कम कर लो वो कम होने वाला नहीं है. क्यों? क्योंकि लोग अभी भी चाहते हैं कि वो उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदे. ओके, एज द पर्सन हु परचेजेस डायमंड डज नॉट बॉदर अबाउट द स्मॉल चेंजेस इन प्राइस. मान लेते हैं 3 करोड़ का कोई डायमंड है और मान लेते हैं उसमें 5,000 रुपए बढ़ जाते, तो वो लगा अरे इग्नोर करो, दे दिए 10,000 रुपए दे दिए, मतलब एक्स्ट्रा दे देते हैं भाई, वो कम वम की तो यहाँ पे बात ही नहीं होती है. तो ये सब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस की. फिर कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जिसकी हम लोग को आदत लग जाती है, जिसको बोलते हैं हैबिचुएटेड गुड्स. फॉर एग्जांपल इंटरनेट पैक. आप फोन चला रहे हैं, फोन किसी काम का नहीं है आपका, आपको ऐसा लगता है कि अगर इंटरनेट नहीं हो तो. क्यों? क्योंकि हम लोग उसमें बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, आप इन्वॉल्व हो चुके हैं. तो ऐसे गुड्स के केस में हम लोग जो प्राइसेस होती है उसको क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली इग्नोर करने का काम करते हैं. ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबिचुएटेड गुड्स. इन केस ऑफ हैबिचुएटेड गुड्स, प्राइस एंड डिमांड आर नॉट पॉजिटिवली रिलेटेड. ठीक है, तो अब भाई यहाँ पे देखें कि जो भाई हैबिचुएटेड गुड्स है, जिसको आप चाहते ही नहीं हो कि आप कभी छोड़ो, तो वो हमेशा महंगा होगा, तो भी क्या करोगे, आप उसका इस्तेमाल करोगे ही करोगे. जैसे इंटरनेट, मान लेते हैं पहले 200 रुपए का 2 GB आता था, अब 2000 का मान लेते 2 GB आ रहा है, तो भी खरीदने को तैयार है. क्यों? क्योंकि आप उन सब चीजों के क्या हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं, आपको क्या हो चुकी है, आदत लग चुकी है. नहीं तो आपका फोन आपको लगेगा किसी भी काम का नहीं है. सच एज टोबैको, सिगरेट्स, अल्कोहल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सारे एग्जांपल्स है जो आपको बर्बादी की तरफ ले जाने वाले हैं. बट फिर भी लोग इसको खरीदने को तैयार है, क्योंकि उनको क्या आता है, सिर्फ मजा आता है, इसीलिए ये सब चीजें वो खरीदने को तैयार. As the person who is addicted to such goods would purchase it at any price. वो किसी भी प्राइस पे इसको खरीदने को तैयार रहेगा, बट वो इग्नोर इसको नहीं कर सकता. तो रेट बढ़ने, तो अब हम लोग बात कर चुके हैं भाई यहाँ पे कि ये जो हैबिचुएटेड गुड्स होते हैं वो महंगे होते हैं, परेशान करते हैं, मगर फिर भी लोग उसको क्या करना चाहते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं. अब हम लोग एक नए टॉपिक पे आते हैं, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पे. अब ये होता क्या है, इसको हम लोग इम्पैक्ट के साथ समझने वाले हैं. ठीक है, तो चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. द डिमांड फॉर अ कमोडिटी शफल्स ड्यू टू चेंज इन 2 थिंग्स. जो चेंज इन डिमांड हुआ है वो 2 कारणों से हुआ है. कैसा? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, चेंज इन डिमांड. ठीक है, अब बोल रहा है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अदर फैक्टर्स क्या होते हैं. तो मेन फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं dx इज इक्वल्स टू एफ ऑफ. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने लिया था प्राइस, इसके अलावा जो भी बचे हैं वो सारे के सारे क्या थे, मेरे अदर फैक्टर्स थे यहाँ पे. ओके, तो ये बोल रहा है कि ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स. ठीक है, तो क्या होगा, चेंज इन डिमांड. अब बोल रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस एट देयर ओन, और ये बोलता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब यहाँ पे जो चेंज होगा वो किसके कारण होगा, प्राइस के कारण, और यहाँ जो चेंज होगा वो किसके कारण होगा, अदर फैक्टर्स के कारण होने वाला है. अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो हम लोगों को इसको बहुत डीपली समझना पड़ेगा. चलिए, तो हम लोग सबसे पहली बात करते हैं कि वो जो असर है
ठीक है, किसका असर भाई? तो चेंज इन अदर फैक्टर्स का जो असर है वो कैसे होगा? इंक्रीज इन डिमांड के फॉर्म में और डिक्रीज इन डिमांड के फॉर्म में। चलिए हम लोग समझते हैं इसको। विथ रिमेन सेम इन प्राइस, मतलब प्राइस को क्या रखना है यहाँ? कांस्टेंट ऑफ द गुड इफ देयर इज फेवरेबल चेंज in other things then demand of goods increases known as increase in demand, है ना। चलिए, तो ये बोल रहा है कि अगर फेवरेबल चेंज होता है then the demand of goods increases, अगर फेवरेबल चेंज है तो ही क्या हो जाएगी? उन चीजों की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। ओके, और दूसरी की हम लोग बात करते हैं, डिक्रीज इन डिमांड बोलता है विथ रिमेन सेम इन प्राइस, प्राइस को क्या कर दो भैया? कांस्टेंट रहने दो ऑफ गुड इफ देयर इज अनफेवरेबल चेंज। यहाँ क्या बोल रहा था? फेवरेबल चेंज, और यहाँ क्या बोल रहा है? अनफेवरेबल चेंज। क्या होगा इसके कारण? इन अदर थिंग्स देन डिमांड ऑफ गुड्स डिक्रीजेस नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिक्रीज इन डिमांड। तो ये पहली बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ इंक्रीज हो गई डिमांड और यहाँ हो गई डिक्रीज। याद क्या करना है? फेवरेबल, और यहाँ पे क्या करना है भाई? अनफेवरेबल। यहाँ बात करते हैं तो प्राइस हो गया कांस्टेंट, अदर थिंग्स को हम लोगों ने बढ़ाया, अदर थिंग्स बढ़ने के कारण डिमांड जो है वो कमोडिटी की क्या हो गई? यहाँ पे बढ़ गई। इसी तरीके से हम लोग जब यहाँ बात करते हैं तो प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स क्या हो गई? डिक्रीज, और ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी क्या हो गई? यहाँ पे कम हो गई। थर्ड पॉइंट बोलता है द डिमांड कर्व शिफ्ट पैरेलल टुवर्ड्स राइट। इसके कारण जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट किस तरफ हो जाएगा? राइट तरफ हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो शिफ्ट है वो किस तरफ हो जाएगा भाई? लेफ्ट तरफ हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि अदर थिंग्स चेंज करने के कारण क्या क्या चेंजेस होता है? तो वो इंक्रीज होता है या तो क्या होता है? यहाँ पे डिक्रीज होता है, ठीक है। चलिए, तो अब चेंज इन डिमांड को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं, और हमें लिखना क्या है ये भी तो हमें पता हो। ओके, बोलता है व्हेन द डिमांड ऑफ कमोडिटीज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग्स। तो ये अदर थिंग्स को हमें क्या करना है? याद करके रखना है। बट नॉट इन इट्स ओन प्राइस, मतलब प्राइस को क्या कर दो भैया? कांस्टेंट कर दो। देन इट इज टर्म्ड एज चेंज इन डिमांड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? चेंज इन डिमांड। द चेंज इन डिमांड कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। जो डिमांड है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले हम लोग नेगेटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन में डिमांड कब था? अब नेगेटिव चेंज हुआ, इसके कारण क्या हो जाएगा? ये अंदर की तरफ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई? शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब नेगेटिव। अभी हम लोग पैरेलली बात करते हैं यहाँ पे, तो ये शिफ्ट किस तरफ हो गया भाई? राइट तरफ, मतलब ये क्या हो गया भाई? पॉजिटिव हो गया। तो पहला वाला जो इम्पैक्ट है वो इंक्रीज का हो गया, और दूसरा वाला किसका हो गया? डिक्रीज का इम्पैक्ट हो गया। तो हमें ये चीज तो समझ में आ गई, प्राइस कांस्टेंट रहने वाला है, अदर थिंग्स जो है वो बढ़ेगी या तो कम होगी। इसके कारण क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी या तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बस तीनों ही केस में प्राइस जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। चेंज होगा तो अदर थिंग्स में और क्वांटिटी डिमांड में, बट इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भैया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की। इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन या तो एक्सपांशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जिस जगह पे है उस जगह से कम हो जाना, एक्सपांशन का मतलब होता है जिस जगह डिमांड है उस जगह से डिमांड का बढ़ जाना। तो हमें याद क्या करना है भाई? चेंज इन डिमांड जो है वो इम्पैक्ट डालेगा इंक्रीज और डिक्रीज से, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो इम्पैक्ट डालेगा कैसे डालेगा भाई बताओ? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन से। चलिए एक एक चीज को समझते हैं। बोलता है विथ रिमेन सेम इन अदर थिंग्स, मतलब अदर थिंग्स को क्या करना है यहाँ? कांस्टेंट। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, वो उस कमोडिटी का अगर प्राइस ही बढ़ गया तो देन इट्स क्वांटिटी डिमांड गोज ऑन डिमिनिशिंग, मतलब अगर प्राइस बढ़ गया तो क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा। एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्वांटिटी डिमांड, क्या असर पड़ा? तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो गई? यहाँ पे कम हो गई। और अगर हम लोग एक्सटेंशन की बात करें या एक्सपांशन की बात करें तो क्या बोलता है? विथ रिमेन सेम इन अदर थिंग्स, मतलब अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, जो प्राइस है कमोडिटी की वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। देन इट्स क्वांटिटी डिमांड goes on increasing which is known as extension or expansion of quantity demand। तो इन दोनों ही केस में क्या हो रहा है भाई? आपकी जो प्राइस है वो क्या हो रही है भाई? बढ़ रही है, ठीक है। और अदर थिंग्स क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है?
ओटी मतलब अदर थिंग्स कांस्टेंट, प्राइस बढ़ रही है और डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ रिलेशन कैसा हो गया भाई, नेगेटिव रिलेशन हो गया है। और यहाँ हम लोग बात करें तो ओटी क्या है, कांस्टेंट, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ गई। मतलब अदर थिंग्स कांस्टेंट, प्राइस कम हो गया और क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई भाई, बढ़ गई। तो यहाँ पे रिलेशन कैसा हो गया भाई, नेगेटिव रिलेशन हो गया और वाइस वर्सा रिलेशन हो गया। थर्ड पॉइंट बात करते हैं हम लोग, द डिमांड विल मूव अप ऑन द सेम डिमांड का, उसी डिमांड कर पे ये डिमांड चलती रहेगी। और ये बोलता है द डिमांड विल मूव डाउनवर्ड ऑन द सेम डिमांड का, वहीं चलते रहेगी मगर डाउनवर्ड होगी और ये कहाँ पे हो जाएगी भाई, अपवर्ड हो जाएगी। तो ये हम लोगों को रिलेशन समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन क्या होता है। अब हमें लिखना क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस। किसके कारण हो रहा है ये, उसके खुद के प्राइस में चेंज होने के कारण हो रहा है। देन इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या कहलाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, और यहाँ पे ओटी का मतलब क्या होगा भैया, अदर थिंग्स, और वो क्या रखने हैं आपको अभी यहाँ पे, कांस्टेंट रखने हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो देखिए, मान लेते हैं पहले प्राइस ये हुआ करता था, ये पॉइंट हुआ करता था, ये क्वांटिटी हुआ करती थी, ओके। बट क्या हुआ कि हमारे जो प्राइस है वो बढ़ गए। देखिए जहां पे था प्राइस वहां से क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये प्राइस बढ़ने के कारण क्या होगा भाई, क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रिलेशन कैसा है आपका, नेगेटिव रिलेशन है। तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं पहले से कम हो जाना कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन। पहले से कम होना क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन। पहले यहाँ था, अब ये वापस यहाँ आ रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ बात करें तो पहले प्राइस कहाँ हुआ करते थे, यहाँ प्राइस क्या हो गया, कम, इसके कारण डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। तो पहले यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया, मतलब इतना वाला जो एरिया है वो क्या हो गया, यहाँ पे एक्सपांड हो गया। तो हमें ये समझ में आ गया कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का इम्पैक्ट जो है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं, या तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, एक्सटेंशन कह सकते हैं, या तो क्या कह सकते हैं, एक्सपांशन कह सकते हैं, या एक्सटेंशन कह सकते हैं। तो ये हम लोगों ने चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की यहाँ पे पूरी की पूरी चर्चा करी और बात करी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का डिमांड कंप्लीट होता है। आई होप सो कि पूरे टॉपिक्स आपको गो थ्रू हो गए होंगे और कुछ भी यहाँ पे छूटा नहीं होगा, जिससे आप मार्क्स जो है वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएंगे अपने सब्जेक्ट्स में। हर टॉपिक के अलग अलग वेटेज होते हैं, जिसके लिए हमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। क्या करना है इसके लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और विजिट करना है ये वेबसाइट। और यहाँ पे क्या क्या आपको और मिलने वाला है, तो यहाँ पे सारे बोर्ड्स का कंटेंट मिलने वाला है क्लास 6 से लेकर 12 तक के, जिसमें सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड भी इन्वॉल्व है। इसके साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो भी यहाँ पे मिलने वाले हैं, जैसे नीट, क्लैट, जेईई, एआई, सीयूईटी एंड टीईटी। तो इन सब के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। क्यों, क्योंकि मोटो क्या है, लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज हम लोग पढ़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। चलिए, तो इन सब चीजों के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।